Hello friends, welcome to iExam B. मैं हूं अरुणिमा. I started my career as a probationary officer with Indian Overseas Bank and then I also worked with SIDBI as a grade B officer. In this session, I'm going to explain in Hindi, but for all those who doesn't understand Hindi, the same session I'll record in English and that will be available at our iExam B main channel. लगभग 1 महीने का टाइम अभी रहता है आपके प्री के लिए और उसके बाद लगभग 1 महीना, एक्चुअली 1 महीना भी नहीं, हार्डली 1 मंथ फॉर योर मेन एग्जामिनेशन. सो व्हाट शुड बी आवर स्टडी प्लान फॉर इंग्लिश? क्योंकि जब से इन्होंने सेपरेट टाइमिंग एलोकेट कर दी है तब से एक्चुअली ये बहुत जरूरी हो गया है कि आप इंग्लिश के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, क्योंकि नाउ अभी वो एडवांटेज आपके पास नहीं है कि इंग्लिश का टाइम सेव करके उसको आप रीजनिंग या मैथ्स में लगा सकें. सो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हैं. दैट मीन्स कि कोई भी सेक्शन, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो या कोई भी टॉपिक, आप इग्नोर नहीं कर सकते इंग्लिश में. स्टडी प्लान बनाने के प्रोसेस में क्विकली हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रीवियस ईयर कट ऑफ एंड प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस देख लेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं हमें अपना टारगेट सेट करने में और हमारा अपनी स्ट्रैटेजीज बनाने में. ओके, अगर हम प्री की बात करें तो आउट ऑफ टोटल 100 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे और उनको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा. कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उससे 10 गुना लोगों को प्री में क्वालिफाई किया जाएगा. फेज 2 की अगर हम बात करें तो 200 मार्क्स के 155 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से इंग्लिश के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, और 40 मिनट्स आपको दिया जाएगा. ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ये 4 सब्जेक्ट्स. इसके साथ ही साथ तुरंत तुरंत इस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा, जो कि 30 मिनट्स का टेस्ट होगा और 50 मार्क्स होंगे. 50 मार्क्स में एक एसे और एक लेटर राइटिंग आपको वहां लिखना होगा, एक एसे लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा. 30 मिनट्स में ये दोनों आपको लिखने हैं और 50 मार्क्स के होंगे. ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को मिला करके आपका टोटल मेन का स्कोर बनेगा. यहाँ पे भी अगेन कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग फेज 1 के भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में और फेज 2 के भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी. अब ये जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें अपना टारगेट स्कोर सेट करने के लिए और ये समझने के लिए कि हमें कहाँ ज्यादा फोकस करना है. तो आप देख सकते हो, अगर हम 2017 से बात करें तो धीरे धीरे 2018 51 से 56 एंड देन 71. सो कट ऑफ साल दर साल आप देख रहे हैं कि इंक्रीज होता जा रहा है और नंबर ऑफ वैकेंसीज लास्ट ईयर और दिस ईयर 2020 में लगभग लगभग सेम है. सो डिफिकल्टी लेवल भी अगर वही रहा प्रश्नों का, तो आप ये समझ सकते हैं कि पिछले साल 71 था, तो कहीं ना कहीं हम अभी 75 प्लस का ही टारगेट रखें, क्योंकि थोड़ा सा आपको मार्जिन लेके चलना जरूरी है ताकि आप बॉर्डर लाइन केस ना बन के रह जाएं. ठीक है. दूसरी बात, हमें ये कट ऑफ, प्रीलिम्स के कट ऑफ, मेन के कट ऑफ, ये जीडी इंटरव्यू का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, ये चारों का फर्क समझना बहुत जरूरी है. सो क्विकली ये भी देख लेते हैं, फिर हम अपने स्टडी प्लान पे आएंगे. कि यहाँ पे 71 कट ऑफ था, मतलब किसी को अगर 72 मार्क्स आ गए तो अब वो मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो गया. ओके, सो जितना कट ऑफ है बस उतना या उससे थोड़ा भी अधिक आ गया, हमारा काम बन गया. लेकिन मेंस का कट ऑफ जो 250 मार्क्स के, 200 का ऑब्जेक्टिव पेपर और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर, आउट ऑफ 250 104.42 कट ऑफ था. ये सारे कट ऑफ जनरल कैंडिडेट्स के लिए हैं. जिनके भी 104.42 या उससे ज्यादा मार्क्स आए थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी. इंटरव्यू जीडी का ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है. 50 मार्क्स के इंटरव्यू या इंटरव्यू प्लस जीडी होगा आपका, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग दैट मींस 20 तो आपको लेके आना है. अगर 20 आपके नहीं आए यहाँ पे इंटरव्यू में, तो यहाँ पे आपके 250 में 250 भी आ गए हैं तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है. लेकिन अगर इंटरव्यू में आपको सपोज कि 30 मार्क्स भी आ गया है और यहाँ पे 104 से थोड़ा सा ज्यादा है 106, तो भी आपका ये नॉर्मलाइज्ड करके 54 नहीं आ पाएगा. यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि लास्ट ईयर अगर आपको मेन में 106 मार्क्स आ गया था, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई. अब इंटरव्यू में भी आपको 30 मार्क्स आ गए, तो ये दोनों को जब नॉर्मलाइज करेंगे 100 पे तो ये कहीं ना कहीं 40 के आसपास होगा. लेकिन यहाँ पे आपका कट ऑफ 54 है. फर्क क्या हुआ? प्री में 71 कट ऑफ था, 72 भी आ गया,
तो हमारा काम बन गया, हमें मेंस के लिए कॉल आ गई। लेकिन मेन में 104 कट ऑफ था और हमारा 106 आया, तो इससे हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि हमें इंटरव्यू की कॉल आ गई, लेकिन अब फाइनल सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ 50 मार्क्स का है और जो वेटेज दिया जा रहा है रिटन और इंटरव्यू का, वो 80:20 है। सो इस हिसाब से आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन पेपर है। इसीलिए यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि इस 30 डेज में आप सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करें, आपको जरूर और जरूर मेन एग्जाम को अपने दिमाग में लेके चलना है। आपको जो 29 जनवरी को मेंस का पेपर है, उसको टारगेट रखना है, और ऑटोमेटिकली उससे आपका प्री की तैयारी होती रहेगी। हाँ, लास्ट के 10-15 डेज में हम ज्यादा फोकस करेंगे प्री पे। लेट अस सी कि कैसे करते हैं। क्विकली हम प्रीवियस ईयर एग्जाम एनालिसिस भी देख लेते हैं स्टडी प्लान डिस्कस करने के पहले। तो आप देख रहे हो कि 2017 में सिर्फ 3 टॉपिक से क्वेश्चंस आ गए थे, 10-10-10 ईच, 30 क्वेश्चंस। 2018 में 7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट 5, आइडेंटिफाइंग करेक्ट सेंटेंस, मैच द कॉलम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड 5 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जबकि लास्ट ईयर आरसी, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, सिंगल फिलर्स, क्लोज टेस्ट और मैच द फॉलोइंग। तो हमें किसी भी तरह के लिए रेडी रहना है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया कि ये सारे चैप्टर्स आते हैं। अब 2 बातें मैंने कही कि प्री में आपको क्वालिफाई भी करना है, और इस 30 डेज में आपको सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करना है, मेन में भी करना है। तो इसमें से कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिससे ज्यादातर प्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें ज्यादातर मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे दोनों में सवाल आते हैं। तो हम बेसिकली उन चीजों पे ज्यादा फोकस करेंगे इस 1 महीने में, जो कि कॉमन है प्री और मेन दोनों के लिए, ताकि हमारा मेन भी नहीं छूटे और प्री की भी हमारी तैयारी। यहाँ पे जो मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रही हूँ, इसमें मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप कम से कम 3-4 महीनों से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और आपका बेसिक ग्रामर एंड बेसिक ग्रामर रूल्स आपको पता होंगे, आपकी एक अच्छी खासी वोकैबलरी होगी, और आपकी एक रीडिंग हैबिट है, आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर या बुक्स। क्योंकि ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपके ये क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं, तो पहले तो हम नॉन बिगिनर्स के लिए डिस्कस करेंगे, ये अज्यूम करते हुए कि ये आपका क्लियर है। लेकिन एंड में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसको आप किस तरह से मॉडिफाई करें। अब ये आपके सामने ये कैलेंडर है, आज हम 26 पे हैं, और इसके बाद अगर आप देखें तो 5 संडेज आपको मिलेंगे। ये 5 संडे को हमारा रूटीन अलग होगा और अदर डेज को हमारा रूटीन अलग होगा। ये लगभग लगभग 4 हफ्ते का टाइम मिलता है हमें एग्जाम तक। उसमें से शुरू के 15 से 18 दिसंबर तक हम मेंस और प्री दोनों पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए मेन एग्जामिनेशन है। और 18-19 दिसंबर के बाद से हम सिर्फ प्री पे फोकस करने लग जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। डेली हमारा रूटीन क्या होना चाहिए और संडे को हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, जस्ट सी। डेली रूटीन हमारा क्या होना चाहिए संडे के अलावा, कम से कम 10 to 12 आवर्स तो आपको रोज जरूर अपनी स्टडीज को देना ही चाहिए, कम से कम। ये एटलीस्ट है, ज्यादा आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि आपको बाकी और सब्जेक्ट्स भी देखना है। और अभी शुरू के 2 हफ्ते में आप अपना जनरल अवेयरनेस भी ना छोड़ें। ठीक है, लास्ट के 2 हफ्ते में भले आप छोड़ दें, लेकिन अभी शुरू के 2 हफ्ते में अपने जनरल अवेयरनेस पे भी फोकस रखें, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स एंड मेंस टिल 15th एंड दिसंबर, ये मैंने आपको बता दिया कि 15 से 18 दिसंबर तक दोनों पे फोकस रखें, और उसके बाद 18 दिसंबर के बाद आप सिर्फ प्री करेंगे। हर दिन आपको एक एडिटोरियल आर्टिकल, कोई भी न्यूज़पेपर का, अगर आप कोई फिनेंशियल न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो उसको, नहीं तो द हिंदू, लाइव मिंट, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, कोई भी एक न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल आर्टिकल फॉलो करें। अगर आप अभी तक नहीं करते आ रहे हैं तो भी आप आज से जरूर शुरू कर दें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्री और मेंस दोनों के लिए। इसको करने से, कई बार आप कहते हैं कि सारे ग्रामर के रूल्स हमें पता है, सारे, मुझे काफी वोकैबलरी भी अच्छी है मेरी, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं।
क्योंकि आपको वो इंग्लिश का वो फील नहीं है, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी नहीं रही है। सो वो हैबिट को डेवलप करना बहुत जरूरी है। सो इट इज हाई टाइम, अगर आप उन लोगों में से एक हैं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने को नहीं बोल रही हूँ, न्यूज़पेपर आप ना पढ़ें जनरल अवेयरनेस के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आप बीपीडिया फॉलो करें। वहां से आपको काफी सारे, लगभग लगभग सारे कवर हो जाते हैं वहां से आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस। लेकिन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आर्टिकल आपको अपने इंग्लिश के लिए पढ़ने जरूरी हैं। विद इन 10-15 डेज आप देखेंगे कि काफी आपका इंग्लिश इंप्रूव हो गया। कैसे पढ़ना है? तो द हिंदू एडिटोरियल किस तरह से आपको अपने इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, बोथ ऑब्जेक्टिव इंग्लिश एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, किस तरह से पढ़ना चाहिए, इसके हमारे मेन चैनल पे काफी सारे वीडियोस हैं। सो उसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप नहीं पढ़ते आ रहे हैं तो जरूर उसको देखें और फिर हर दिन कम से कम एक आर्टिकल से शुरू करें। और अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू रखें, बट इट इज अ मस्ट। ये आपको आरसी में, सबसे पहले आरसी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल बेस्ड ही रहता है। फिर पैराजम्बल्स में मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, आजकल जिस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आप अगर एडिटोरियल पढ़ते हैं और जिस तरह से उन वीडियोस में बताया गया है उस तरह से पढ़ते हैं तो। सो आप जरूर, अगर आप तैयारी पहले से कर रहे हैं लेकिन एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, पूरी प्ले लिस्ट है, आप एक दो भी देखना चाहें देखें और फिर उस हिसाब से अपना अपना हर दिन इसको पढ़ना शुरू करें। अब एडिटोरियल आर्टिकल जब पढ़ेंगे तो आरसी, एक आरसी को आप कॉमन रखें, एक रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आपको हर दिन सॉल्व करना है। सो एक एडिटोरियल आर्टिकल, एक आरसी, और इसके अलावा एक कोई भी टॉपिक, एरर डिटेक्शन ले लो, चाहे क्लोज टेस्ट ले लो, या मैच द कॉलम ले लो, फिलर ले लो, पैराजंबल ले लो, कोई भी एक टॉपिक आप रोज करेंगे। इसमें ये देखोगे रिपीट नहीं करना है, मंडे को एक टॉपिक किया तो ट्यूसडे को दूसरा वाला करना, जब पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से आपको रिपीट कर सकते हो। सो एक टॉपिक को आप हर दिन करें। 15 से 20 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं इस पे, एक अच्छे लेवल के, कम से कम मॉडरेट लेवल के। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप हमेशा मिस कर जाते हैं और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आपको ये करते हुए, जो डेली आप काम कर रहे हैं, इसको करते हुए आपको अपना रिवीजन नोट बनाना है। मतलब एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ा तो अब वहां पे कुछ नए वर्ड मिले, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, कुछ आपको वर्ड्स या फ्रेजल वर्ब मिले, उसको नोट करना है। उसी में आपको कुछ ईडियम मिल जाएंगे, और बिलीव मी एग्जाम में वही ईडियम्स फ्रेजेस ज्यादा आते हैं जो ज्यादा न्यूज में हैं। सो काफी चांसेस हैं कि आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वही वही वर्ड्स आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। सो आर्टिकल पढ़ते हुए ये हो गया। जो आप आरसी कर रहे हैं, आरसी करते हुए मान लो 10 क्वेश्चंस था आरसी में और आपके 5 रॉन्ग हो गए, तो अब और 5 करेक्ट हो गए। जो 5 रॉन्ग हुए उसमें आप ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखें और देखें क्यों रॉन्ग हुआ, और आप अपने रिवीजन नोट में उसको नोट करें। आरसी, आरसी का पेज बनाएं, आरसी में आप नोट करें कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये समझने में दिक्कत हुई। सो जो भी आपकी गलतियां हुई हैं उसको आप नोट डाउन करते जाएं और समझते जाएं, और नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करें। ठीक है, उसी तरह से जब आप एक टॉपिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो आपने स्पॉटिंग द एरर टॉपिक से 20 क्वेश्चंस सॉल्व किए, उस 20 क्वेश्चन में आप 2 नहीं अटेम्प्ट कर पाए और 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो ये 7 क्वेश्चंस आपके अब आपको कुछ सिखाने आए हैं। इन 7 क्वेश्चंस को अच्छी तरह एनालाइज करें और अपने रिवीजन नोट्स में लिख लें कि इंग्लिश के क्वेश्चंस क्यों रॉन्ग होते हैं, उसके रीजंस। तो 1, इस तरह से ये 1 2 3 4 ऐसे आपके हो सकता है थोड़े दिन में 100 रीजंस बन जाएंगे। और जिस दिन एग्जाम होगा वहां पे बहुत इजी होगा, आपका आपके सामने आपके अपने हाथ से लिखा हुआ आपका नोट होगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा रिवाइज करने में। नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है रिवाइज करना। सो ये मेकिंग द रिवीजन नोट is the most important thing. All these are important, but this is the most important. तो ये संडेज को छोड़ करके ये हर दिन आपका यही रूटीन रहेगा। 15 18 दिसंबर तक मेंस पे फोकस ज्यादा रहेगा और उसके बाद
प्री पे फोकस रहेगा। आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग डिटेल में हम ये वीडियो लेके आएंगे कि प्री में मेनली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेन में, क्योंकि आप देखोगे आजकल अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं तो एरर डिटेक्शन में ही कम से कम 13-14 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो वो जो 13-14 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किस तरह से करना है इजिली, और उनमें से प्री में कौन से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, मेन में कौन से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ऐसे हम हर टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आते हैं संडे के रूटीन पे। अब हर संडे को आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ लास्ट 7 डेज तो आप हर दिन एक मॉक टेस्ट लिखेंगे, 1 MT एवरी डे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट 7 डेज का तो ये हो गया। अभी हर संडे को फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यू हैव टू टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सो 1 आवर इसमें लगेगा और कम से कम 2 आवर आपको इसकी एनालिसिस करनी है। दैट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू इम्प्रूव बाय डूइंग द एनालिसिस। एनालिसिस नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा स्कोर में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालाइज द मॉक टेस्ट, आई हैव ऑलरेडी रिटन। सो टेक 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज द मॉक टेस्ट वेरी केयरफुली। इसमें जो जो गलतियां हुई हैं और जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं उसको देखें, इस नजरिए से देखें कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो आपने मिस कर दिया, छोड़ दिया, जो कि आपको करना चाहिए था, और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे आप टाइम वेस्ट करते रह गए और वो आपको एक्चुअली स्किप करना था। क्योंकि ये जो डिसर्न करने का पावर है, वो जो एबिलिटी है कि किसको छोड़ना है किसको पकड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जब तक आप मॉक टेस्ट लिखेंगे नहीं और उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा, और ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवाइज फ्रॉम द रिवीजन नोट्स यू प्रिपेयर्ड। अब हमने डेली वाले में देखा था, डेली रूटीन में, कि हमें जो भी करना है उसका हमें रिवीजन नोट बनाना है। सो हर संडे को पिछले 2 वीक्स का आपको रिवीजन करना है। पिछले 2 वीक्स के जो रिवीजन नोट्स हैं उसको रिवाइज करना है। संडे को आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें, थोड़ा सा आराम से खुद अपने साथ बैठें, एनालाइज करें अपने आप को। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लें, 2-3 घंटे का टाइम अपने आप को दें फ्री हो करके, जहां पे कि आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड ना हो। अपने को थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीज करें अपना। और फिर प्लान टू वर्क मोर ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड इंप्रूव योर वीक एरियाज टू इनेबल एटलीस्ट टू क्लियर द कट ऑफ। मतलब अब जो आपने अपने आप को एनालाइज किया, ऑनेस्टली अपने आप को एनालाइज करें, और अब क्या करना है, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज निकल के आएंगे। ज्यादा मेहनत आपको अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज को करनी है, ना कि वीक एरियाज पे। वीक एरियाज में मान लो आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, तो आप इंग्लिश को उस लेवल तक लेके चले जाएं बस जहां पे आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे तो सेक्शनल कट ऑफ है ही नहीं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो प्री में तो एक्चुअली सेक्शनल कट ऑफ नहीं होने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि फिर भी आपको स्कोर तो करना ही पड़ेगा। 3 ही सब्जेक्ट है और आप देख रहे हो 100 में 71 तक आपका कट ऑफ जा रहा है। लेकिन मेंस में अगर आपको लगता है कि चारों सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट का आपका बहुत वीक है, तो आप उस पर बहुत ज्यादा मेहनत ना करें। उससे अच्छा यह है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप 100% पे ले जाएं। आपको लगता है आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, तो आप, क्योंकि मैथ्स में आप देखो 35 क्वेश्चन का 60 मार्क्स है, अगर हम मेन की बात करें, तो आप उस पर ज्यादा मेहनत करो। अगर आपको लगता है आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप ये कोशिश करो कि चलो मैथ्स में हम जितना हो पाएगा करेंगे, इंग्लिश पे हम ज्यादा करें। सो ये एक बहुत जरूरी है कि आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है पहले उस पे फोकस करें, उसको बहुत अच्छी तरह से आप पक्का कर लें, और फिर धीरे धीरे वीक एरियाज को जितना आप इंप्रूव कर सकते हैं करते चलें। नाउ जो बिगिनर्स हैं उनको भी मोर और लेस यही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि थोड़ा सा आप बेसिक ग्रामर पे ध्यान दे दें। बहुत ज्यादा तो अब नहीं कर सकते इतने कम दिनों में, लेकिन कम से कम आपको टेंस के स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 2 चीजों को आप जरूर देख लें। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, ये 2 चैप्टर्स बस आप देखें, और बाकी सारी चीजें जैसे हमने नॉन बिगिनर्स के लिए बताई वो चीजें आप फॉलो करते रहें। दूसरा, वोकैबुलरी के लिए मैं बोलूंगी, हमारे मेन चैनल पे, आई एग्जाम बी के मेन चैनल पे पूरी एक वोकैबुलरी की सीरीज है। उसके प्ले लिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें से अगर आप सारा ना भी देख पाए, कम से कम फर्स्ट पार्ट इसका आप जरूर देखें। इसमें हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया हुआ है, और ये सारे
द हिंदू के एडिटोरियल के बेसिस पे हैं, तो वहां पे आपको अदर चीजों में भी हेल्प मिलेगी। कम से कम शुरू के 3-4 तो लगभग 24 वीडियोस हैं यहाँ पे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल वीडियोस हैं। शुरू के 2-4 और खास करके पहला आप जरूर देखें, इससे आपकी वोकेबलरी सच में बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। सो जो बिगिनर्स हैं ये 2 और चीजें इसके साथ करें जो बाकी लोग कर रहे हैं उसके अलावा, और थोड़ा सा आपको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। इन द एंड अगर आपको ये मालूम नहीं है और अभी भी आप मॉक टेस्ट खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप मॉक टेस्ट खरीदना बंद कर दें, कि बैंकिंग एंड एसएससी से रिलेटेड सारे मॉक टेस्ट आई एग्जाम बी चैनल पे फ्री अवेलेबल हैं। और अगर आप एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट कम पड़ जा रहे हैं, सपोज आपके बेसिक सारा सही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो एसबीआई पीओ का मॉक टेस्ट खत्म हो गया है, आप आईबीपीएस पीओ का लिखो, बीओबी पीओ का लिखो, क्योंकि लगभग लगभग सेम ही लेवल होता है और आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। दूसरी बात, अगर आप इसमें गाइडेंस चाहते हैं अपनी तैयारी में, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस, क्योंकि आई एग्जाम भी में एक बात है कि यहाँ पे जितनी भी फैकल्टीज हैं वो मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज एक्स बैंकर्स हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ एक्स बैंकर्स नहीं है, एक्स बैंकर्स हैं और साथ ही साथ आज की डेट में उनमें से कोई भी बैंक में काम कर नहीं रहा है, सबने बैंक की जॉब से रिजाइन करके अभी वो फुल टाइम आई एग्जाम बी के साथ है। तो आपको ऐसे फैकल्टीज मिलते हैं जो खुद ये सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं। सो इससे आपको काफी बेनिफिट मिलता है। एंड अगर आप बैंकिंग के साथ एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स के लिए एसएससी बी चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।